Okay, so let's kick off the session. Hello, I am Aman Khan, member of DSC Android and Flutter domain in AISSMS COE. Today, we have gathered here for the third and final session of Study Jam. I hope almost all of the presentees have registered for the program and started completing the tracks. And I know that you might be facing some or the other difficulties, so don't worry, we are here to solve them. By the end of this session, I'm pretty confident that most of you might get the solution to your problems. In the last session, we discussed the basics of Kotlin and the tracks of Kotlin Playground. If you have missed the session, you can always visit the link given in the chat box to refer the previous session. Without taking much of your precious time, I would like to invite today's spokesman and the lead of Android and Flutter domain, Tejas. Tejas will take you through an introduction to XML, Dice Roller app, and third-party dependencies in Android. Over to you, lead. Thank you, Aman. Hey guys, thank you for being here for today's session. Now let's see what we're gonna do today. First, we will see XML introduction, its attributes, that how it is used in Android Studio. Then we will see how to make a dice roller app. Then we will use third-party dependencies by making small activities. Then there will be a quiz on today's session. And at last, vote of thanks and the participant certification will be given to you. Okay, so shall we start? Just put into comment box. Yes, Tejas. Okay. ओके सो हम आज के सेशन में ऐप बनाकर दिखाने वाले हैं। तो आई गेस अब तक सबको पता ही होगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो में हम ऐप बनाते और उसका ओवरव्यू भी हमने डीएससी के एक सेशन में दिया हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हियर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द मेन कोड और मेन लॉजिक और हाउ टू मेक इट। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी है वो मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो लास्ट टाइम प्रीवियस सेशन में जैसे अमन ने बताया, हमने कोटलिन के बारे में सीखा जो जेटब्रेंस ने डेवलप किया है। तो हम वही यूज़ करने वाले हैं आज एज अ बैकएंड। ठीक है, तो जब भी आप एक ऐप नहीं तो वेबसाइट बनाते जाते हो तो वहाँ पर दो मेन पार्ट्स रहते हैं, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या रहता, जो फ्रंट एंड में सब जीयूआई रहता, मतलब जो यूज़र को दिखाने वाला पार्ट है वो सारा जीयूआई में रहता, और उस जीयूआई को रिलेटेड जो लॉजिक रहता, मतलब सपोज एक बटन पे क्लिक करने के बाद कौन सी फंक्शनलिटीज यूज़ होनी चाहिए, नहीं तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी, ये जो चीज़ें हैं वो सब हम बैकएंड में करते हैं। तो वैसे ही एंड्रॉयड में हम फ्रंट एंड एक्सएमएल यूज़ करेंगे और बैकएंड में जावा नहीं तो कोटलिन यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज कोटलिन यूज़ करने वाले हैं। तो आप कौन सा भी एक ऐप सोच लो, सपोज इंस्टाग्राम ले लो, तो वहाँ पर मल्टीपल लेआउट्स रहते हैं। जैसे आप अपनी खुद की प्रोफाइल ओपन करो तो वो एक अलग पेज पे दिखाता है, जब आप रील्स ओपन करो तो वो आपको अलग पेज पे दिखाता है, अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको अलग पेज। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस रहते हैं। तो हम उस पेजेस को एंड्रॉयड स्टूडियो में लेआउट की तरह डिफाइन करेंगे, और ये जो लेआउट्स रहते हैं हम एक्सएमएल में लिखते हैं। तो मेन क्वेश्चन यही है कि एक्सएमएल क्या है आखिर। तो जस्ट सिंपली कवर द थ्योरी पार्ट। तो एक्सएमएल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, सिमिलरली लाइक एचटीएमएल, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल के टैग्स है, एक्सएमएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके सारे जो टैग्स है वो प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए, नहीं तो वाइट स्पेसेस प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं व्यू और व्यू ग्रुप। तो व्यू में कुछ बात, व्यू में क्या क्या आता, अगर हम आपने लास्ट सेशन देखा होगा तो हमने एक जो बाय डिफॉल्ट लेआउट बन के तैयार होता है एम्प्टी एक्टिविटी में हेलो वर्ल्ड का, तो वो रन करके देखा था। तो आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे एक लेआउट है जो है कंस्टेंट लेआउट। ठीक है, तो वो वाले पार्ट आपने देखे हैं कि एक्चुअली में वो कैसे होता है, तो मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा फिर से। तो व्यू के अंदर आते हैं बटन्स, नहीं तो टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, ये वाला पार्ट सब आते हैं व्यूज के अंदर। और व्यू ग्रुप्स के अंदर आते हैं लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, लिस्ट व्यूज, ग्रिड व्यूज और टेबल लेआउट एक्सेट्रा। तो अभी लीनियर लेआउट में क्या रहता है, जो उसके अंदर के जो सारे कंटेंट रहते हैं एक सिक्वेंशियल फ्लो में रहते हैं, एक तो वर्टिकली अलाइन होते हैं नहीं तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होते हैं। रिलेटिव लेआउट के अंदर जो कंटेंट रहते हैं
वो चाइल्ड पेरेंट बेस के कंसेप्ट ऊपर के चाइल्ड पेरेंट कंसेप्ट के ऊपर बेस रहते हैं। मतलब अगर आपको चाइल्ड कंटेंट जो है वो अलाइन करना है तो वो उसके पेरेंट के थ्रू अलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही लिस्ट में क्या रहता है, स्क्रोलेबल आइटम्स का लिस्ट रहता है वहाँ पे पूरा। टेबल लेआउट में रोज एंड कॉलम्स का यूज करके हमें शो किया जाता है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप नहीं तो व्हाट्सएप पे देखते हैं टेबल लेआउट, जो स्विच करते हैं हम स्टेटस से लेके इस पे, ठीक है। तो वो वाला टेबल लेआउट। फिर आता है फ्रेम लेआउट। तो आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट हम एक सिंगल प्लेस होल्डर की तरह यूज करते हैं सिंगल व्यू पर्पस के लिए, तो हम उसको उसमें फ्रैगमेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ व्यू ग्रुप के बेसिक पार्ट। तो लेट्स सी अबाउट in detail what is view and view group. So view is the base class of every UI component in Android, including all layouts, and all layouts are descendants to view group classes. When we talk about a view, view could be anything. जब हम और एक मिनट में दूसरी स्लाइड ये करता हूँ स्क्रीन प्रेजेंट, तो आपको दिखाई देगा सही से। हेलो, ठीक है। आई होप यू कैन सी इट। जब हम एक व्यू को कंसीडर करते हैं तो सपोज एक बटन ले लो, नहीं तो टेक्स्ट व्यू ले लो, इमेज व्यू ले लो, तो उसे हम व्यू कहते हैं। जो हर एक चीज जो यूजर को हम दिखाने वाले हैं, यूजर इंटरेक्ट करने वाला है उससे, वो सब हम व्यू में कंसीडर करते हैं। और उसके अलोंग एक सब पेरेंट रहता है, उसे व्यू ग्रुप कहते हैं। अब व्यू और व्यू ग्रुप दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम इसे सिंपल में एक्सप्लेन करूँ तो एक व्यू ग्रुप के अंदर अलग अलग व्यूज हो सकते, ठीक है। तो लेकिन एक व्यू के अंदर एक व्यू ग्रुप नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी बटन के अंदर लीनियर लेआउट नहीं देखा होगा, लेकिन लीनियर लेआउट के अंदर मल्टीपल बटन्स रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंपल एग्जांपल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक व्यू ग्रुप क्रिएट किया है। सपोज यहाँ पे आप लीनियर लेआउट मान लो, उसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं एक बटन और फिर एक इमेज व्यू। फिर हम एक लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट ले सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल व्यूज डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम डिफाइन करेंगे एक व्यू को और एक व्यू ग्रुप को, ठीक है। तो बैक टू पीपीटी, देयर आर सम लेआउट एट्रीब्यूट्स। अब हर एक लेआउट के अलग अलग एट्रीब्यूट रहते हैं उसके हिसाब से। तो ये कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स है जो मोस्ट ऑफ द केसेस लेआउट्स में रहते हैं पहले से ही। पहला है एंड्रॉयड का आईडी, ठीक है। एंड्रॉयड का आईडी नहीं, सॉरी, उसको एंड्रॉयड एक क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड पहले से बाय डिफॉल्ट प्री लगा हुआ रहता है और कंपोनेंट, और फिर उसके अंदर लेआउट का आईडी। तो ये आईडी हम उस कंपोनेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है विड्थ हाइट। मतलब सपोज आपने एक व्यू लिया लेआउट का, मतलब इमेज व्यू लिया, और उसको हाइट और विड्थ देनी है तो आप यहाँ से देंगे, ठीक है। तो ये हो गया लेआउट विड्थ एंड हाइट का पार्ट। मार्जिन और पैडिंग सेम लाइक वेब, कि अगर आपने मार्जिन डाली है तो आप जितना अमाउंट डालते हैं उतनी स्पेस आपको लेआउट के बाहर के तरफ से मिलेगी, ठीक है। अगर आप पैडिंग डालेंगे तो अंदर की तरफ से आपको स्पेस मिलेगी। तो ये कुछ डिफरेंस है पैडिंग और मार्जिन में। अभी टर्मिनोलॉजी में एक पार्ट रह गया रिसोर्सेज। तो एक्सएमएल में हमने देखा कि जो हम यूजर को दिखाने वाले हैं पेजेस, वो हम एक्सएमएल में डिजाइन करते हैं। लेकिन एक्सएमएल का काम सिर्फ उतना ही नहीं है कि हमें सिर्फ जीयूआई के पेजेस बनाने हैं। तो एक्सएमएल उतना ही नहीं हम यूज करते। आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सएमएल फाइल रहते हैं। तो एक्सएमएल जो एंड्रॉइड के रिसोर्सेज होते हैं फाइल्स, उसमें भी यूज करते हैं। जैसे कि एनिमेशन के लिए सपोज, नहीं तो कलर स्कीम्स, नहीं तो स्ट्रिंग्स फाइल स्टोर करने के लिए भी हम एक्सएमएल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। आप ध्यान रखिए कि सिर्फ एक्सएमएल, आप अज्यूम करके बैठोगे शायद कि एक्सएमएल सिर्फ जीयूआई बनाने के लिए काम आता है। तो ये कुछ एंड्रॉइड की फाइल से वो बनाने के लिए भी एक्सएमएल यूज करते हैं। तो ये हो गया एक्सएमएल का इंट्रोडक्शन। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। और अब हम बनाएंगे एक्चुअली डाइसोलर ऐप। तो उसके जब वो बनाते समय हम एक्सएमएल के ये जो सारे पॉइंट्स है वो एक बार वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो ओके, और हमने ये पार्ट भी किया है। फिर भी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी।
देन इसको नाम देंगे डाइस, और मेक श्योर कि यू हैव सिलेक्टेड कोटलिन लैंग्वेज एज अ बैकएंड, देन मिनिमम एसडीके एंड फिनिश। अब जब तक ये बिल्ड होता है तब एक बार और मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको यहाँ पे दो फाइल शो हो रही होंगी, एक्सएमएल की और एक कोटलिन की। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो एक्सएमएल फाइल है, ये लेआउट कहते हैं हम इस पूरे फाइल को, ठीक है। ये लेआउट है, ये भी एक लेआउट है, और इस पूरे फाइल को भी हम लेआउट कहते हैं, नहीं तो आप इसे पेज भी कह सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो एक्सएमएल फाइल हो गई, ये आपका जीयूआई, और इसका जो बैकएंड होगा ये हो गया कोटलिन। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे टूल्स डॉट कंटेक्स्ट और मेन एक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम करंट जो एक्टिविटी है एक्सएमएल की, वो अटैच कर रहे हैं मेन एक्टिविटी की कोटलिन फाइल से। मेन एक्टिविटी एम और ए कैपिटल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो एक सिंपल, एक्चुअली इसका मतलब नहीं है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो गेट करंट एक्टिविटी जो ओपन है उसका एड्रेस ले लो, ये उसका मीनिंग है। लेकिन आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। सिमिलरली इन कोटलिन फाइल वी गिव आईडी ऑफ दैट एक्सएमएल फाइल इन हियर। तो सेट कंटेंट व्यू के अंदर हम यहाँ पे रिसोर्सेस आर डॉट फोल्डर मतलब रिसोर्सेस, उसके अंदर लेआउट, और उसके अंदर हम दे रहे हैं एक्टिविटी मेन फाइल। तो और ये सब कुछ डिफाइन किया है ऑन क्रिएट के अंदर। अभी ये बाय डिफॉल्ट लिख के आ रहा है, अगर इसमें आपने छेड़छाड़ी की तो आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। तो ऑन क्रिएट मेथड ये जो बाय डिफॉल्ट आती है एंड्रॉइड के लाइफ साइकिल है, मतलब आप जब भी ऐप क्रिएट करते हो, नहीं तो एक ऐप एक्टिविटी ओपन करते हो, तो सबसे पहले ऐप आपका ऑन क्रिएट मेथड में जाता है, ठीक है। अगर आप वहां से बैक आते हो तो आपका एक्टिविटी है या फिर ऐप है वो ऑन पॉज में जाता है, ठीक है। अगर आप रिसेंट एक्टिविटीज में जाके फिर ऐप ओपन करते हो तो ऑन रिज्यूम होता है। लेकिन आपने आपका ऐप रिसेंट एप्लीकेशन से भी रिमूव कर दिया तो वो ऑन डिस्ट्रॉयड में जाता है। तो ये एक एंड्रॉइड की लाइफ साइकिल है, और सबसे पहला ऑन क्रिएट मेथड है ना, वो एक ही बार कॉल होता है। तो इसलिए ऑन क्रिएट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके अंदर हम सब सारी जो चीजें हैं वो डिफाइन करते हैं। तो इसके साथ छेड़छाड़ी मत कीजिए। तो फॉन्ट विजिबल है क्या? मैंने इसको पहले से ही बढ़ाया कि ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रही है जो रिसोर्सेज डायरेक्टरी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा मैनिफेस्ट फोल्डर। मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर देखिए यहाँ पर एक और एक्सएमएल फाइल है। तो जैसा मैंने बताया कि एक्सएमएल सिर्फ जीयूआई बनाने के लिए भी नहीं, मतलब बहुत सारे एंड्रॉइड की फाइल से उसके लिए भी काम आती है। तो मैनिफेस्ट में क्या रहता, एक इंडेक्स की तरह वर्क करता है। यहाँ पे आपके ऐप में थ्रू आउट कितने फाइल्स है, और थीम कौन से है ऐप को, या फिर आइकॉन मतलब आपका ऐप का लोगो कौन सा है, या फिर ऐप का नाम क्या है, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको कोई ऐप को एक्सटर्नल परमिशन देनी है, नहीं तो सपोज आपको आपके ऐप के थ्रू आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को, मतलब उससे क्या बोलते हो, कम्युनिकेशन करना है, तो उसकी परमिशन चाहिए आपको। सपोज आपको इंटरनेट से एक्सेस चाहिए कुछ चीज़ों की, तो उसकी परमिशन देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनिफेस्ट में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाला पार्ट भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आज के इस सेशन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे फिलहाल ऐप ये प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही पेज है मेन एक्टिविटी नाम का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्टिविटी शो कर रहे हैं। ये हो गया एक्सएमएल का पार्ट। अभी जो आपका ये बैकएंड का पेज है मेन एक्टिविटी डॉट कोटलिन केटी, तो सपोज आपने ये यहाँ से रिमूव कर दी गलती से और आपको वापस चाहिए, तो वो जावा के अंडर कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डाइस। अब ये डाइस ही क्यों आया, क्योंकि हमने अपना प्रोजेक्ट का नाम डाइस रखा है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको जहाँ पे सारी आपकी बैकएंड की फाइल्स मिलेंगी, कोटलिन की या फिर जावा की, आप जो यूज करें वो, ठीक है। और अभी ये हो गया। अभी आगे आते हैं रिसोर्सेज फोल्डर में। रिसोर्सेज फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे होता है ड्रॉएबल। ड्रॉएबल हम क्यों यूज करते हैं, हमें एक ग्राफिक्स रिलेटेड कंटेंट जो यूजर को दिखाने हैं वो सारे हम ड्रॉएबल फोल्डर्स में डालते हैं। आप सपोज कर लो कि आपको एक जेपीजी इमेज चाहिए, नहीं तो आपका लोगो चाहिए नया बनाया हुआ, तो वो आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो वो ग्राफिक्स के रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं वो ड्रॉएबल में होते हैं।
फिर उसके बाद आता है लेआउट, जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी इन एक्सएमएल पहले से ओपन करके रखे हैं। जो पेजेस है सारे यूजर को दिखने वाले वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मिप मैप। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो आपने लोगो तो नहीं दिया, लेकिन पहले पहले से जो लोगो होता है ना तो वो यहाँ पे डिफाइन करके रखते हैं। तो ये वाला लोगो पहले से ही हमारे ऐप को दिया हुआ है, तो ये मिप मैप में आता। फिर उसके बाद वैल्यूज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो स्ट्रिंग्स फाइल है, मतलब एक्सएमएल फाइल है, एक स्ट्रिंग्स की और एक कलर्स की। तो स्ट्रिंग्स में आप देख सकते हो ऐप का नाम है, और यहाँ पे हमने ग्लोबली स्टोर करके रखा है कि डाइस नाम है ऐप नेम के अंदर। तो आप अब आपको जब भी डाइस नेम प्रिंट करना है किधर भी अपने ऐप में, तो हमेशा डाइस डाइस स्पेलिंग टाइप करते के बजाय आप डायरेक्टली ऐप नेम डाल दो, ठीक है। तो वहां पे डाइस लिख के आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज मैं इसका एक यूज बताता हूँ कि हम स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल सेपरेटली क्यों बनाते, या फिर इसका रीजन क्या है कि उन्होंने अलग ही बना के दी है। तो रिडंडेंसी पर्पज के लिए, मतलब आपको रिपीट रिपीट ये चीजें लिखने ना पड़े, आपको ये डाइस लिखा हुआ ये जो वर्ड है आपको 4 पेजेस पे चाहिए सपोज, ठीक है। यूजर को जो 4 पेजेस दिखने वहां पे चाहिए, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लिया है आपने, ठीक है। ये एक व्यू है जो हमने एक्सएमएल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा, ये टेक्स्ट व्यू एक व्यू है, और ये कंस्टेंट लेआउट एक व्यू ग्रुप है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ऐप नेम, ठीक है। आप यहाँ पे आ चुका है स्ट्रिंग फोल्डर के अंदर ऐप नेम। हम इसको क्लिक करते तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जूम करके देखता हूँ, डाइस। तो सपोज आपने 4 पेजेस पे ऐसा करके डाला है डाइस नाम का, ठीक है। फिर आपको याद आ गया मुझे डाइस नहीं चाहिए, कोई और नाम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फिर 4 पेजेस पे जाके यहाँ पे डाइस लिखा हुआ खोलेंगे नहीं, उससे अच्छा एक काम करेंगे, डाइस यहाँ पे मेन फाइल पे आएंगे और यहाँ पे नया नाम डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली 4 पेजेस पे अपडेट होगा, ठीक है। तो यही सेम हम एक और किस लिए यूज करते हैं स्ट्रिंग्स फाइल, क्योंकि सपोज आपको लैंग्वेज चेंज करनी है अपने ऐप की। तो सपोज पेटीएम में गए आप, तो वहां पे पहले से लिखा होता है कि लैंग्वेज चूज करो, तो वो सारे हमेशा या आप मेन एक्टिविटी में 4 4 लैंग्वेज में नाम नहीं डाल के सकते। सपोज यहाँ पे नेम लिखा है और फिर उसके बाद हिंदी में कॉमा डाल के डालेंगे वो नाम, ऐसा नहीं होता। तो वो यहाँ पे स्ट्रिंग्स में डिसाइड कर लेते हैं पहले से ही कि नेम इंग्लिश में नेम होगा, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे हम जब, तो उसको नाम होगा, नाम ऐसा लिखा होगा, तो वो यहाँ से कलेक्ट कर लो। इसलिए हम कुछ फाइल्स ऐसे पहले से डिफाइन करते हैं। सिमिलरली लाइक कलर, तो कलर यहाँ भी पहले से डिफाइन कर लिए गए हैं। तो ये हो गया कुछ पार्ट। इसके नीचे आता है ग्रेडल स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मेन चीज आपको दिखाई देंगी कि हाँ, बिल्ड डॉट ग्रेडल में आपको आपके ऐप के कुछ इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी होगी, मतलब वर्जन कौन सा है। हम उसका जो मिनिमम एसटी की वर्जन अभी जो हमने सेट किया है कि लॉलीपॉप का, अगर वो आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, नहीं तो पैकेज का नाम कौन सा है, एप्लीकेशन की आईडी कौन से, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखते हैं। सिमिलरली थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सपोज आपको थर्ड पार्टी इंप्लीमेंट करना है, तो आप सेम मेथड यूज करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, और जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज का नाम है वो डाल दो, आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब इंपोर्ट हो जाएगी लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम उसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम बनाते हैं अपना डाइस रोलर ऐप, ठीक है। तो डाइस रोलर ऐप, अभी आपने वीडियो देखा होगा कि हम डाइस रोलर ऐप में क्या करते हैं। तो डाइस रोलर ऐप आप एक्चुअली में जब भी खेलोगे तो आपको पता होगा कि हमेशा ही सेम वैल्यू नहीं आती, मतलब वो रैंडम चीज है। मतलब आपने अगर एक बार डाइस फेंक दिया, मतलब ऐसे रोल किया, तो कभी 1 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम उसके साइड्स कितने 6 है, तो उसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आएगा। तो हमें सेम ऐप तैयार करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो एक और बात, एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको डिजाइनिंग के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मतलब आपको डिजाइनिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है और कोडिंग का भी एक्सएमएल का ऑप्शन दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट, बटन्स, विजेट्स, लेआउट्स, कंटेनर, तो ये पहले से आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सपोज आपको कुछ नाम याद भी नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, तो आप यहाँ से उठा के डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका ऑटोमेटिकली कोड यहाँ पे जनरेट कर देगा। और सपोज यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रही है तो अल्ट एंटर प्रेस कीजिए और जो एट्रीब्यूट उसको चाहिए एंटर कर दीजिए, आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी फार। तो मैं तो डिज़ाइनिंग के अलावा कोडिंग में मतलब कोड करने में ज़्यादा ये रखता हूँ। तो हम सबसे पहले जल्दी से जो लुक है अपने ऐप का वो क्रिएट कर लेते हैं। मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट के अलावा लीनियर लेआउट यूज़ करना प्रेफरेबल लगता है, तो मैं लीनियर लेआउट यूज़ करता हूँ। अब आप जब भी, मैंने बताया कि एक व्यू ग्रुप के अंदर बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब लीनियर लेआउट का कैसा सीन है कि अगर उसके अंदर के जो कंटेंट है वो एक से ज़्यादा हुए तो वो आपको एक सीक्वेंशियल फ्लो से वो दिखाता है। तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है कि वो आपको वर्टिकली चाहिए अलाइन या फिर हॉरिजेंटली चाहिए। तो हम उसको सेट कर देंगे ओरिएंटेशन और एज अ वर्टिकल। ठीक है, और मैं ग्रेविटी भी सेट कर देता हूँ एज अ सेंटर। तो इससे क्या होगा कि इस लीनियर लेआउट के अंदर जो भी हम व्यूज डिफाइन करने वाले हैं वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बटन क्रिएट करेंगे। आप अपने ब्रैकेट ओपन किया तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे व्यूज के ऑप्शन। तो यहाँ से मैं बटन सिलेक्ट करता हूँ। तो एज अ कॉमन पैरामीटर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स लेआउट विड्थ हमें देनी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैच पेरेंट और एक रैप कंटेंट। जब आप मैच पेरेंट यूज करते हो तो आपकी स्क्रीन की पूरी साइज वो एक्वायर कर लेता है। और हाइट सपोज आपने दे दी 50 dp। अब ये डीपी क्या चीज है? अब ये डीपी मतलब क्या है? डेंसिटी पर पिक्सल। आपने अपना फोन, जब आप एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि वो उसका फोन का रिजोल्यूशन मतलब उसकी डेंसिटी पर डीपीआई सेंस, मतलब ये डीपीआई कितना है, मतलब एक स्क्रीन के अंदर कितने डीपीआई है। जितने ज्यादा डीपीआई होंगे उतना ज्यादा आपकी इमेज क्वालिटी और शार्पनेस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 50 dp सेट कर लिए। तो एक एक बॉक्स एज ए एक एक डीपी की तरह वो यूज करेगा। और उसने 50 dp एज अ हाइट यूज कर लिए। तो यहाँ पे बटन ले लिया हमने, एक बटन को फिर हम आईडी दे देंगे। आईडी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमने यहाँ पे जो जीयूआई क्रिएट कर रहे हैं वो हमें बैकएंड में यूज भी करना है। ठीक है, हमें एक्चुअली में बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ तो एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए ना। तो वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे आईडी डाल रहे हैं। सपोज हम इसको आईडी दे देते हैं रोल बटन। ठीक है, एरर अल्ट एंटर। ठीक है, वो चला जाएगा अपने आप। कांट रिजॉल्व सिंबल रोल बटन। ठीक है, हाँ। कभी कभी कैसा होता है कि कुछ एरर जो एक्चुअली में एरर नहीं होते, सपोज ये वाला, नहीं तो आपने कुछ एक रिसोर्सेस क्रिएट किया है और उसके अंदर एक एक्टिविटी है तो आपको आर का एरर आता है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ऐप इनवैलिडेट कैचेस और रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो क्लोज होके फिर से स्टार्ट होएगा। तो वो वाला एक पार्ट है, लेकिन ये निग्लिजिबल है, मतलब डायरेक्टली रन होगा। तो फिर हम एक बना के लेते हैं इमेज व्यू। अब इमेज व्यू हम क्यों यूज करते हैं? हम इमेज व्यू यूज करते हैं एक इमेज शो करने के लिए। हम इसकी हाइट और विड्थ देते हैं 250 dp। ठीक है, और फिर इसको दे देते हैं ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि एक डाइस का इमेज चाहिए। तो मैंने बताया कि आपको अगर ग्राफिक्स के रिलेटेड कुछ कंटेंट करने हैं तो आपको जो सारा पार्ट है वो ड्रॉएबल में डालना चाहिए, डालना होगा। तो अब हमारे पास कोई इमेज नहीं है, मतलब डाइस रोलर का हम एक्चुअली में क्रिएट तो नहीं कर पड़ेंगे ना। तो ये वाला जो इमेज है वो एक्चुअली में एक इमेज है, क्रिएट की हुई नहीं है। तो मेरे पास क्रिएट की हुई एक एक्सएमएल फाइल है डाइस के। तो हम डायरेक्टली वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। आपको ये वाले पार्ट चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा एज अ ड्राइव में कॉपी करके, लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ड्रॉएबल में ये सारी चीज़ें पेस्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं दो चीज़ें, ड्रॉएबल और ड्रॉएबल V24। अभी मेरा फ़ोन है वो एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसके नीचे वाले जो चीज़ें हैं ग्राफिक्स की, वो इसमें रन नहीं करेगी। तो वो 10 वर्जन के लिए हमने ड्रॉएबल वर्जन 24 रखा है। ठीक है, तो अगर आपका मेक श्योर आपका एंड्रॉयड का वर्जन ज़्यादा है, शायद वर्जन 21 इज़ फॉर लॉलीपॉप, वर्जन 24 इज़ फॉर नोगट, तो उससे ज़्यादा है तो आपको ड्रॉएबल वर्जन 24 में पेस्ट करने हैं सारी चीज़ें। और सेफ्टी के लिए एक और बार पेस्ट कर देते हैं हम, और यहाँ पे सिलेक्ट करते वक्त ड्रॉएबल कर देंगे रिफैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है इमेज डाइस का। तो अभी हमने इमेज व्यू तो क्रिएट कर दिया, मतलब होल्डर क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी उसको हमें इमेज सेट करनी है। तो आप दो तरीके से दे सकते हो। एक तो बैकग्राउंड के तौर पे भी आप इसको इमेज दे सकते हो, सपोज डाइस वन। ठीक है, लेकिन ये कुछ और लग रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड अलग रहता और एक्चुअली सोर्स अलग रहता। तो हमने इस इमेज व्यू को इमेज देनी है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे सोर्स और फिर डाइस वन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी इमेज लग चुकी है। अभी इस इमेज को हम फिर से इमेज व्यू को आईडी दे देंगे फॉर रिकॉग्नाइजेशन, ये आईडी डाइस इमेज नाम करके। हाँ, तो ये शायद हम भूल गए। और जब भी हम आईडी क्रिएट करते हैं आईडी, तो ये अपने आप पैरामीटर्स ले लेता है। तो यहाँ पे हम आईडी कौन सी दे देंगे, रोल बटन। ठीक है, तो और सपोज एक कॉमन एट्रीब्यूट हमने लीनियर लेआउट में यूज करना, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमने मार्जिन यूज किया, मार्जिन, और यहाँ पे दिया मैंने 15 dp, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर की आउटलाइन आ रही है ब्लू कलर की। ठीक है, तो ये छोड़ के लेफ्ट साइड से हमें 15 dp की मार्जिन मिल चुकी है। तो अंदर का कंटेंट अभी भी इस ब्लू लाइन को चिपका हुआ है। ठीक है, तो आप इसके अलावा अभी आप पैडिंग डाल के देखो, पैडिंग 15 dp, तो एज इट इज आपकी ब्लू लाइन जो कंटेनर है वो एज इट इज सेम पोजीशन पे है, लेकिन उसके अंदर 15 dp से कंटेंट सारे अंदर के साइड पे सरक गए। तो ये वाला पार्ट हो गया मार्जिन और पैडिंग का। बटन के ऊपर हम टेक्स्ट लिख देंगे फॉर जो पर्पज के लिए कि रोल मी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो हम तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया है। तो अगर आपके पास एक इमुलेटर नहीं है, नहीं तो फ़ोन नहीं है, तो आप इमुलेटर पे रन कर सकते हो। लेकिन सपोज आपको इमुलेटर भी नहीं चाहिए, फ़ोन पे करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। कुछ हेलो, हाँ सॉरी, आपको आपको कुछ परमिशन या फिर क्या बोलते हैं, ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी आप एस में जाओगे, ठीक है, एस मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, यहाँ पे एस टूल्स रहता है। यहाँ पे आपको दिखेंगे गूगल की यूएसबी ड्राइवर, आपको ये इंस्टॉल करने हैं। आप ये जब इंस्टॉल कर देंगे, तब आपका मोस्ट ऑफ द जो फोन्स है वो आपका डिवाइस एंड्रॉइड स्टूडियो रिकॉग्नाइज कर देगा। तो मैं फ़िलहाल ये ऐप में अभी मैं अपने फ़ोन पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा फ़ोन है। मेरे पास सिम्युलेटर नहीं है, एक वाइजर नाम का एप्लीकेशन है जो मेरी फ़ोन की स्क्रीन को मिरर कर रहा है अपने लैपटॉप पे। तो ग्राइडर बिल्ड हो रहा है, तब तक हम काम कर लेते हैं। ये जो सारा जीयूआई का पार्ट है, इसको हम बैकएंड से कनेक्ट कर लेते हैं। सपोज हो गया। शायद ये लोड नहीं हो रहा। ये लोड नहीं हो रहा।
क्लोज विंडोज। तो ये है मेरा फ़ोन और यहाँ पे हमने जो लेआउट क्रिएट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो में ये वाला पार्ट रन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बटन जिस पे है रोल मी, और यहाँ पे हमने इमेज व्यू में इमेज सेट कर दी है डाइस की, ठीक है, डाइस 1। तो यहाँ पे इसलिए 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ठीक है, हम इसको बैक एंड से कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो पार्ट हमने एक्सएमएल में क्रिएट किया है उसे हमें कोटलिन की फाइल में एक्सेस करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लेआउट डिफाइन किया उसकी आईडी के थ्रू, ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पे भी ये जो दो पार्ट है इमेज व्यू और बटन, उसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे उसकी आईडी के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक वेरिएबल इमेज व्यू का, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एज ए कोटलिन। हमने लास्ट प्रीवियस सेशन में देखा है कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, नहीं तो वेरिएबल क्या रहता है, वैल्यू क्या रहती है। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है, लेकिन वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं वो चेंज नहीं हो सकती एक बार डिफाइन करने के बाद। तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर रहा हूँ वेरिएबल रोल बटन नाम का। रोल बटन नहीं, सबसे पहले हम डाइस इमेज क्रिएट करते हैं, डाइस इमेज। और ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है, इमेज व्यू का है, ठीक है। तो हम इमेज व्यू और फिर यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि लेट इनिट। तो शायद मैंने लेट इनिट का पार्ट पिछले सेशन में बताया नहीं था। ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, हम सबसे पहले एक फंक्शन के मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट करते थे हमेशा, लेकिन यहाँ पे हमने बाहर क्लास के अंदर और फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेट इनिट यूज कर रहे हैं। तो लेट इनिट का मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है डाइस इमेज नाम का, ये हम अभी यूज नहीं कर रहे, लेकिन बाद में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये लेट इनिट वेरिएबल मतलब ये यूज किया है हमने यहाँ पे। तो फिर एक और बना के लेते हैं हम वेरिएबल रोल बटन, और इसका टाइप है बटन। अभी हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किया है वेरिएबल रोल बटन नाम का, और अभी हमें चाहिए कि ये जो रोल बटन नाम का बटन है इस पे क्लिक होने के बाद हमें एक्चुअली में यहाँ पे ये डाइस रोलर चेंज होना चाहिए। तो हमें यही चाहिए कि एक बार रोल करने के बाद अपना डाइस रोल हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये बटन हमको यहाँ पे एक्सेस करना है। तो हम उसकी आईडी यहाँ पे फाइंड करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड से। तो आप फाइंड डालोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑप्शन फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसके जो अंदर हमें कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है वो इंटीजर टाइप का है। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. हमने जो यहाँ पे लिखा है, क्या नाम लिखा है, रोल बटन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोल बटन। तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे हमने r.id क्यों लिखा है, r मतलब क्या, एनीवन इन द चैट बॉक्स। आर का मतलब क्या है, इतना तो रिसोर्स डॉट आई डी सही है, प्रतीक पिंगड़े रिसोर्सेस उनका, ओके। हाँ, तो आर मतलब है रिसोर्सेस, और हम वहाँ से आईडी ले रहे हैं रोल बटन नाम का। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि ये जो रोल बटन वेरिएबल है, तो ये हम यूज कर रहे हैं इस बटन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम जो हमने ऊपर क्रिएट किया है डाइस इमेज, उसको भी फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं। आईडी डॉट, उसका नाम क्या दिया है, डाइस इमेज, डाइस इमेज, ओके। तो अब कुछ मेथड पहले से ही डिफाइंड है और एंड्रॉइड स्टूडियो में, नहीं तो आप हाँ एंड्रॉइड स्टूडियो में
तो अगर आपको एक बटन पे नहीं तो किसी भी एक्टिविटी व्यू में अगर आपको क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए अलग मेथड है, तो वो है ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है बटन का, रोल बटन। तो डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो इसका मतलब क्या है कि रोल बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करो, रोल बटन। ठीक है, तो उसके अंदर सपोज हम कर देंगे एक और फंक्शन क्रिएट। तो आई थिंक लास्ट सेशन में हमने देखा है कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। अल्ट एंटर, क्रिएट अ फंक्शन। आपका यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो चुका है रोल डाइस का। तो हमने यहाँ पे अब तक कोड क्या किया है कि रोल बटन पे क्लिक करने के बाद रोल डाइस फंक्शन कॉल किया जाए। तो ये हुआ हमारा हमारा रोल डाइस फंक्शन। तो अभी हम जब भी सब सपोज सांप सीढ़ी खेलते हैं या फिर लूडो खेलते हैं, तो जो हम कोटलिन प्लेग्राउंड, जब हम डाइस रोल करते हैं तो अलग अलग रैंडम नंबर जनरेट होता है ना। तो हमें एक्चुअली में रैंडम नंबर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक हमें कोटली ने पहले से एक फंक्शन क्रिएट करके दिया है रैंडम का। तो होप आपको याद होगा कि हमने क्या यूज़ किया था रैंडम के लिए। तो मैं यहाँ पे एक और बार रन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली में वेरिएबल सपोज आप ले लो रैंडम इंट, और फिर उसको हम रेंज डिफाइन करेंगे। तो रेंज कैसे डिफाइन करते हैं मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, वो पॉइंट्स यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, तो 1.6। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो रेंज है वो डिफाइन हो रही है 1 से लेके 6 तक। अभी 1 और 6 यही क्यों, क्योंकि जब भी आप एक डाइस को देखते हो तो उसको 6 साइड होती है, ना कि 12। तो अगर दो डाइस लिए तो 12। ओके, तो हाँ, तो फिलहाल 1 to 6 हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं, और वहाँ उसके बाद हम मेथड अप्लाई करेंगे डॉट रैंडम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी ये कॉल किया जाएगा मेन फंक्शन, तो उसके अंदर ये रैंडम फंक्शन 1 to 6 के रेंज में एक नंबर रैंडमली कॉल किया जाएगा, और वो नंबर सेव होगा यहाँ पे रैंडम इंट पे। तो हम यहाँ पे रैंडम इंट प्रिंट करके देखते हैं रैंडम इंट कि एक्चुअली में हमें हर बार नई नई वैल्यू मिल रही है क्या। ठीक है, सपोज रन किया, कुछ भूल गए क्या हम, रैंडम इंट और ये क्लोज करना भूल गए, प्रिंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी वैल्यू है 3। मैं एक और बार रन करता हूँ, अभी आ गई 1। ठीक है, 4। तो आप देख सकते हो कि इसको सपोज करो कि हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो और उसके हिसाब से हमें वैल्यूज मिल रहे। एक बार हमने डाइस रोल किया तो फिर आगे हमें 5 वैल्यू, फिर एक बार रोल किया फिर आगे 6। ठीक है, तो इसको ऐसे सपोज करो कि हमारा कोड यहाँ पे रैंडमली हमें वैल्यू दे रहा है। तो सेम कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने क्रिएट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें क्या चाहिए, जब भी हमारा 1 to 6 के अंदर हो तो हमें डाइस शो करना चाहिए कि सपोज हमें 4 नंबर मिला है तो यहाँ पे 4 नंबर शो होना चाहिए। सपोज हमें 5 नंबर मिला है तो यहाँ पे 5 नंबर शो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऐसी इमेजेस है, तो हमें इस इमेज व्यू में जो इमेजेस है वो बार बार हमें चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो अपडेट करनी पड़ेंगी। सपोज हमें अभी फिलहाल एक नंबर नहीं है, लेकिन हमने बाय डिफॉल्ट एक नंबर सेट किया हुआ है यहाँ पे। अगर हमें नंबर 2 आया है तो इसको चेंज करनी है डाइस 2 में। तो वो हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली इसके थ्रू। तो उसके लिए हमने एक लास्ट टाइम फंक्शन देखा था, और सी प्लस में हम उसको स्विच केस कहते हैं, और यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं वेन केस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेन केस यूज करेंगे, और वेन केस में पास करेंगे रैंडम इंटीजर, और चेक करेंगे कि सपोज रैंडम इंटीजर है तो और उसकी वैल्यू 1 है,
तो यहाँ पे अपना मेन कोड है कि जो हमने डाइस इमेज का वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स हमने डाइस 1 सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे सेट करेंगे डाइस इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स। तो इस सेट इमेज रिसोर्स का मतलब क्या है कि डाइस इमेज नाम का जो वेरिएबल है, मतलब ये जो डाइस इमेज किसको अटैच है, इस इमेज व्यू को। तो यहाँ पे जो हम जब हम सेट इमेज रिसोर्स करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो ऑटोमेटिकली डाइस इमेज में सेट हो जाएगी। और अगर डाइस इमेज में सेट हो रही है मतलब इस इमेज व्यू में सेट हो रही है। तो अभी हमारे पास पहले से ही कौन सा है, डाइस 1 है, और हमारी कंडीशन क्या है, 1। इफ हमें डाइस रोल करने के बाद 1 ऑप्शन मिल रहा है तो हम यहाँ पे सेट करेंगे इमेज कौन सी, आर डॉट ड्रॉएबल। हम यहाँ पे आईडी क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि ग्राफिक्स रिलेटेड सारे पार्ट रहते हैं ड्रॉएबल में, ठीक है। तो डाइस 1, तो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं डाइस 1। अगर हमारी जो रैंडम फंक्शन क्रिएट करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो 1 हुई, तो हम डाइस 1 सेट करेंगे वहां पर, डाइस 1 की इमेज। अगर 2 है तो 2 की इमेज सेट करेंगे, 3 है तो 3 की करेंगे, 3 5, और फिर हम करेंगे एल्स में 2 3 4 5, और एल्स में होगा पार्ट छः का, 5 4 3 2 1। अब आपको ये पार्ट क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो सबसे पहले हमने रैंडम फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है रैंडम इंटीजर पे। हर वक्त जब हम रोल डाइस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक लिस्नर किया है, तो जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। जब भी कॉल होगा तब हम हर वक्त हमें एक नई रैंडम वैल्यू मिलेगी, और वो रैंडम वैल्यू के हिसाब से हमारी यहाँ की इमेज चेंज होगी, ठीक है। तो हम इतना सही, इतना लॉजिक है इसका। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा ऐप रन हो रहा है नहीं। टर्मिनेट। क्लिक करते हैं रोल में, आप देख सकते हो इमेजेस चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार मैंने रोल पे क्लिक किया तो हमें पहले वैल्यू मिली 4, फिर उसके बाद मिली 6, फिर 2, फिर 6, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब आपने वीडियो देखा तो उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली में डाइस रोल हो रहा है, ठीक है। तो और ये हम जब भी डाइस फेंकते तो ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं होता ना वैल्यू, वो घूमते हुए जाता है। तो हम उसका एनिमेशन भी यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। अगर आप में से कोई एंड्रॉयड जानता है और वो जावा के बैकग्राउंड से आए तो उसको पता होगा कि हम जब भी एनिमेशन ऐड करते हैं एंड्रॉयड में, तो यहाँ पे रिसोर्सेज के अंडर एक और फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है एनिम नाम का, और उस एनिम फोल्डर के अंदर एक एक्सएमएल डिफाइन करनी पड़ती है हमें कि हमें जो एनिमेशन चाहिए वो किस तरह से चाहिए। सपोज हमें एक बार जंप करता हुआ एनिमेशन चाहिए तो उसका कोड लिखना पड़ता है कि एक्स एंड वाई वैल्यू हमें एक बार ऊपर चाहिए और फिर नीचे चाहिए, फिर वो जंप का एनिमेशन दिखाई देगा। लेकिन हम यहाँ पे कोटलिन ने हमें पहले से ही एक फंक्शन दिया हुआ है एनिमेशन का, तो हम वो यूज करेंगे और उसकी वजह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले इसके नीचे ही हमें एनिमेशन क्लिक करने के बाद चाहिए, तो एनिमेशन का कोड हमें रोल डाइस के बाहर लिख के तो नहीं चलेगा, उसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डाइस इमेज डॉट एनिमेट। तो हमने डाइस इमेज को ही क्यों किया है, क्योंकि हमें जो रोलिंग के एनिमेशन चाहिए वो सिर्फ इस इमेज व्यू को चाहिए, मतलब ये डाइस रोल करते हुए हमें दिखना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे उसका जो वेरिएबल है वो, और उसके बाद एनिमेट मेथड, और फिर डॉट अप्लाई। डोंट वरी, आपको एक दिन में इतना सब कुछ तो याद नहीं रहेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले हम देंगे इसका ड्यूरेशन कि कितने देर तक हमें एनिमेशन चाहिए, और ये वैल्यू मिली सेकंड्स के रूप में रहती, तो हमें 1000 मिली सेकंड्स देना है ताकि 1 सेकंड, ठीक है।
और फिर रोटेशन बाय, और यहाँ पे हम देंगे फ्लोट वैल्यू एज अ 360। हमें 360 डिग्री में उसका रोटेशन चाहिए, तो इसके लिए हमने 360 यहाँ पे दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे सेट करेंगे स्टार्ट मेथड। तो हमारा जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इतना ही है, और इसमें किसी को डाउट है तो फिर चैट बॉक्स में डालो, चेक करूँगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअली में हमें हमारा डाइस घूमता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा। ठीक है, होप रोल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन हो रहा है। तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जैसे कि जावा में करना पड़ता है। तो दैट्स वाई अभी कोटलिन को गूगल ने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए। तो ये हो गया हमारा सिंपल डाइस रोलर का एप्लीकेशन। तो एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर दूं क्या फिर से हमने कि क्या क्या किया है इसमें। सबसे पहले हमने लीनियर लेआउट के अंदर इमेज व्यू ले लिया और बटन ले लिया, और इमेज व्यू में एक सबसे पहले डाइस वन सेट कर दिया। अभी ये डाइस वन इमेज हमने ड्रॉएबल से लिए, और फिर इसका जो आईडी है एज अ बैकएंड में मेन एक्टिविटी कोटलिन में हमने इसको कॉल किया, और फाइंड व्यू बाय आईडी से चेक किया है कि ये आईडी यहाँ पे मैच है या नहीं। अगर सपोज आपने ये आईडी गलत डाली जो एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर भी आपका ऐप क्रैश करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेगी कि आप जो भी यहाँ पे वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो, व्यूज, उसका आईडी मेंशन करते हो वो सही करे। ठीक है, और इस वेरिएबल के और रोल बटन वेरिएबल को हमने एक मेथड अप्लाई किया है ऑन क्लिक लिसनर, और उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया है रोल डाइस। और रोल डाइस के अंदर हमारा पूरा जो एक्चुअली में जो हमारा ऐप डिपेंड है वो वाला कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी हम रोल बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है, और यहाँ पे हमने एक रैंडमली जनरेट किया हुआ नंबर चेक करते हैं कि अगर एक है तो यहाँ पे इमेज व्यू में एक नंबर का लोगो, मतलब एक नंबर का डाइस का इमेज सेट करो, नहीं तो 2 का करो, 3 का करो, वो डिपेंड है कि हमें कौन सा नंबर मिल रहा है। और उसके बाद जो हमने जो इमेज व्यू है उसको हम रोटेट करें एनिमेशन अप्लाई करके। तो सिर्फ इतना ही है, सिंपल। तो आई थिंक हमारा जो डाइस रोलर ऐप था वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? लेट मी चेक। और अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ये पार्ट फिर समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस, नो, कुछ तो कहिए। व्हाट इज एफ इन 360 एफ डिग्री? ओके, तो 360 एफ ये फ्लोट वैल्यू है। 360 डिग्री में हम वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पे एफ है। तो अगर सपोज आप यहाँ पे एफ नहीं डालोगे तो एंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगा कि इसको चेंज करो फ्लोट वैल्यू में। तो ये फ्लोट और इंटीजर ये आपका डेटा टाइप है कि ये वैल्यू एक्चुअली में कितनी चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो एफ का एक्चुअली मीनिंग आप कर सकते हो कि फ्लोट है। और कुछ? आई होप दैट्स तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करें क्या? यस, ओके। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज। इसके लिए मुझे एक और नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका भी एक्टिविटी दिखाने वाले हैं। तो आपको ऐसा ना लगे कि कुछ एक ही ऐप बना के दिखा दिया। तो सपोज आपको थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज भी यूज करने, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक आपको थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज का एक्सप्लेनेशन माय कलीग अमन विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो ओवर टू यू अमन। Thank you, Tejas. So coming over to third-party dependencies. So dependencies in Android development are libraries which can be easily added to your project that save you from the trouble of creating classes and methods that have already been done by others. So now the developers at Google already took it upon themselves to create some dependencies to make work easier, like the recycler view, the card view library, the V4, V7, V13 support libraries, etc. However, these libraries weren't just enough. So what the Android developers like us have done is they have created some of the dependencies, and these are known as third-party dependencies. So in short, let me explain you in native language.
कि असल में थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज होती क्या है। तो ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस की हमको जरूरत पड़ती है, जैसा प्रोग्राम में अभी तेजस ने रैंडम फंक्शन का यूज किया। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी मुझे जरूरत है, बट वो अगर मैं फंक्शन लिखने जाऊँ तो मुझे 150 200 300 लाइन का फंक्शन लिखना पड़ेगा, और वो बहुत सारा टाइम लेगा, बहुत सारा टेस्ट केसेस चेक करना पड़ेगा। तो उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ कि ऑलरेडी प्री रिटन कोड कोड अवेलेबल है, मुझे क्या करना होगा, बस उनको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। तो उसको प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए बस मुझे अपने एंड्रॉइड डॉट मैनिफेस्ट फाइल में जाना होगा और डिपेंडेंसीज का इम्प्लीमेंटेशन करके ऐड कर देना होगा। जैसे कि हमारे लीड ने बताया कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और डिपेंडेंसी का नाम लिख दो तो आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली कॉल दैट फंक्शन इन योर प्रोग्राम। So this is that simple to call a third party dependency, use it and call the functions. तो मैं इतना आसान काम यूज करने के बजाय क्यों फंक्शंस लिखते बैठूं। तो वही इजीनेस, वही ईज ऑफ एक्सेस के लिए थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज क्रिएट किए गए हैं। और कुछ कॉमन थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज जैसे फायरबेस, क्रैश एनालिटिक्स, ग्लाइड, पिकासो, और मैंने खुद अपने फंक्शन अपने प्रोग्राम्स में गूगल सपोर्ट लाइब्रेरी का यूज किया है। तो ये जनरली एंड्रॉइड के डेवलपमेंट, कोटलिन डेवलपमेंट में यूज होते ही है। तो एक्चुअल इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो तेजस आपको बताएगा। सो ओवर टू यू तेजस। ओके, थैंक यू अमान। मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, न्यू प्रोजेक्ट एमटी एक्टिविटी, और लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, इज इट विजिबल? या आई थिंक हाँ। तो यस यस। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, उसका नाम दिया है थर्ड पार्टी, ठीक है। और हम यहाँ पे करने वाले एक्चुअली थर्ड पार्टी का यूज़। तो हम सबसे पहले या एक ही थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ग्राइडल स्क्रिप्ट के अंदर आपको बिल्ड डॉट ग्राइडल में यहाँ पे नीचे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में डिपेंडेंसी दिखती है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी मतलब आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी इसमें ऐड करनी है। तो हम आज पिकासो लाइब्रेरी मतलब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसका यूज़ क्या है कि सपोज आपको गूगल से नहीं तो कहाँ से ऑनलाइन इमेज आपको अपने ऐप में शो करना है, डायरेक्टली अपने फ़ोन में स्टोर करने बिना। तो उसके लिए ये डिपेंडेंसी बहुत यूज़फुल है। जैसे पिकासो है, नहीं तो ग्लाइड है। तो सबसे पहले हम जाके डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि पिकासो लाइब्रेरी एंड्रॉयड, ठीक है। और फिर वहाँ से जाके आप यहाँ से ले सकते हो उसकी डिपेंडेंसी जो है। तो मैंने पहले ही यहाँ से कॉपी करके रखी है। मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये हो गई हमारी डिपेंडेंसीज ऐड। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिपेंडेंसीज का वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ, और पिकासो का वर्जन कितना है 2.71828। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जैसे हमने बाकी के सारे इम्प्लीमेंटेशन किए वैसे कॉम डॉट स्क्वेयर अप पिकासो। और ये एक्चुअली ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, आपको गूगल पे मिल जाएगा। और उसके बाद वर्जन एक बार आपने नहीं सॉरी, हाँ, एक बार जब आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया तो उसको प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट को एडॉप्ट करना रहता है कि आपने जो नई लाइब्रेरी आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिए वो मैच होती है नहीं। उसके लिए यहाँ पे सिंक नाउ या फिर सिंक क्या बोलते हैं उसको, वो करनी पड़ेगी। तो वो डाउनलोड करेगा अपने हिसाब से। शायद मैंने 6.5 पूरे ग्रेडल डाउनलोड करने का ऑप्शन लगा दिया गलती से, इसलिए 145 MB का डाउनलोड हो रहा है। एक बार सिंक होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो जो एरर आ रहा था पहले कि ये कुछ अननोन है डिपेंडेंसी, तो वो चला जाएगा। तो उसके बाद आप अपने कोटलिन फाइल में बैकेट में उस फंक्शंस को यूज कर पाओगे जो एक्चुअली में डिपेंडेंसीज में है लाइब्रेरी में। तो पिकासो के जो वर्जन है एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, उसमें कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शन रहते, तो हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते। तो वो एक ही फंक्शन जो यूजफुल है वो है पिकासो का लोड इनटू इमेज।
तो सबसे पहले हमें पिकासो का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हाँ, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। पिकासो का इमेज वेरिएबल, पिकासो डॉट वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। पिकासो का पी कैपिटल, क्योंकि ये क्लास है। पिकासो डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे जो आपको एरर दिखा रहा है वो अल्ट एंटर क्रिए, शायद ठीक से ये नहीं हुआ। रन करते एक बार फिर। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट नहीं हुई सक्सेसफुली, तो हम यहाँ से नहीं ले लेते हैं बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड कोटलिन की लाइब्रेरी। ठीक है, कॉपी, और ये भी कॉपी। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे पिकासो का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली किया है, और उसके बाद हम उसका वेरिएबल क्रिएट करें, वैल्यू नहीं तो हम इसको वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और फिर भी यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो सिंपली इसको रिजॉल्व करने के लिए हम अल्ट एंटर दबाएंगे। तो इसकी जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब हम ये फंक्शन अब इस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पिकासो डॉट गेट, हमने पिकासो का वेरिएबल क्रिएट किया है। अभी जो यहाँ पे हमें गूगल से एक इमेज लेना है और वो इमेज सेट करना है, तो उसके लिए हमें एक इमेज व्यू चाहिए, और इमेज व्यू के लिए विड्थ मैच पेरेंट रख दो, और हाइट भी मैच पेरेंट रख दो। मैच पेरेंट मतलब पूरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन वो ले लेगा, और इसको आईडी दे दो, IMG कुछ भी। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि एक्सएमएल लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव है, तो इसके टैग से वो प्रॉपरली यहाँ पे क्लोज होने चाहिए, नहीं तो वो नहीं होते, एरर दिखाते। तो इसका भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इमेज, और इमेज व्यू फाइंड यू बाय आईडी कर लेते हैं, r.id.image। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली जो पिकासो यूज करते हैं वो वाला फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पिकासो डॉट लोड। आप यहाँ पे देख सकते हो लोड, यहाँ पे URI बता रहा है। तो URI मतलब एक वो वाली इमेज, नहीं तो पाथ जो हमें एक्चुअली में इमेज शो करता है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट है URI, और उसके बाद हम इसको लोड करेंगे अपने इमेज व्यू में। तो इनटू हम यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे अपने इमेज व्यू का। ठीक है, तो इतना ही, ये सिंपल एक ही फंक्शन का लाइन। तो हमें प्रीवियसली क्या करना पड़ता, गूगल से सपोज एक इमेज डाउनलोड करना है,
ठीक है, तो वो पहले डाउनलोड करके अपने फ़ोन में स्टोर करना पड़ेगा और फिर अपने इमेज व्यू में सेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा अभी एक ही फंक्शन में हो रहा है। तो हमने पिकासो का वेरिएबल लिया पिकासो, फिर उसके बाद लोड, और यहाँ पे हमें यूआरएल डालना है कि एक्चुअली में कौन सी इमेज हमें गूगल से चाहिए, और उसके बाद इनटू वो डाउनलोड की हुई इमेज हमें किस में डालनी है, इस इमेज व्यू में। तो ये वाला पार्ट हो गया इसका। तो अभी हम क्या कर लेते, गूगल पे जाते और एक इमेज फाइंड कर लेते कौन से भी, डीएससी गूगल इमेजेस में गए। सपोज मुझे ये इमेज चाहिए, मैं कॉपी इमेज लोकेशन करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू में पास कर देता हूँ। ठीक है, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। हम एक्चुअली में इमेज गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं, इसका मतलब उसके लिए नेट लगता है। और मैंने बताया था कि आपको अगर अपने इंटरनेट परमिशन नहीं तो कुछ और परमिशन चाहिए तो वो मैनिफेस्ट में डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन दे देते हैं प्रोजेक्ट में। यहाँ पे यूजर्स परमिशन डाल देंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि android.permission.internet। तो इस पे क्लिक करने के बाद तो इसका मतलब है हमने अभी अपने प्रोजेक्ट को इंटरनेट की परमिशन दे दी है। ठीक है, तो हमारा पूरा कोड रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पे इमेज की इमेज व्यू लिया है, विड्थ और उसकी हाइट पूरा मैच पेरेंट है, मतलब वो पूरा स्क्रीन एक्वायर करेगी। और पिकासो भी सेट कर दिया और इमेज को असाइन करके सबसे पहले हमने ये गूगल से इमेज का यूआरएल लिया और इस इमेज व्यू में पास किया। तो देखते हैं रन होता है या नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा इमेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इमेज कौन सी भी नहीं ली। ठीक है, तो फिर भी ये लोड हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको कोई और इमेज चाहिए, सपोज कोई भी ले लो, ये ले लो, नहीं तो ये ले लो, नहीं तो ये ले लो। ठीक है, कॉपी इमेज लोकेशन, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाओ और ये वाली फाइल रिप्लेस कर दो लोकेशन। एक बार रिलोड कर दो ऐप, टर्मिनेट। ठीक है, तो ये आ गई इमेज। तो इस प्रकार हम मल्टीपल लाइंस का जो कोड लिखना है वो अवॉइड करते हैं थर्ड पार्टीज डिपेंडेंसीज के थ्रू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि थर्ड पार्टीज डिपेंडेंसीज भी यूजफुल है, और आप मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स अपना ऐप का जो डेवलपमेंट टाइम है वो कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। इफ इन केस आपको कोई डाउट हो इसमें तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, एंड नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट क्विज का स्टार्ट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? Okay, Aishwarya, you can continue. Okay. Am I audible? Yes. Okay. Thank you, Tejas. Thank you, Aman. It was really a very helpful and very interesting session. And I hope you all have enjoyed. Uh, Let me share my screen. My screen is visible. Yes, Aishwarya. Okay. Thank you. So first of all, now let's dive into the most fun part of this session, which is our Kahoot quiz. And first of all, I will go through the guidelines, and I think most of you know the guidelines. Because in previous session we have conducted the same quiz, so in this session we have also conducting the same quiz, and the rules are very simple. So let me recall the rules once again for our new attendees. The questions are very simple, and the questions are related to this session and they discussed in this session. So if you have carefully
watch this session, you can easily answer it, and this will be very beneficial for you. Then you can keep any name for your quiz, but if you won, then you have to provide the screenshot for claiming the gift. And I will recommend you to use the two devices, so you can fastly answer and easily answer. So you can see the leaderboard from one device, and you can answer as much as fastly from your another device. And obviously the prizes will be as promised before. The first winner will get Amazon gift voucher of 300 rupees with sticker pack and a shout out from our official DSC Insta handle. Same, the second and third winner also will get a shout out on Insta. And I think no one have any doubt about the rules. So this will be this code will be the code for joining the quiz. I will 4527367. Everyone use this code for joining the quiz. And guys, do it faster to join the quiz. Up to now only 3 people have joined. I will copy paste it in a chat box so you can easily join. Up to now, only 13 students have joined. Now it's 15. Twenty students have been joined till now. We will wait for 2 minutes more so all can join. Is anyone left who want to join the quiz? Please type in chat box so I can wait for 2 minutes more. Otherwise, we can start. Should we start or wait?
Okay, so I think we can start now. Okay, so all the best, guys, and all the questions are related to session. So here we are going to start this quiz, and all the best again. The first question for this quiz is, what is XML? Extensible markup language, extra modern link, example markup language, and X markup language. "15 seconds are left, and yes, 25 answers are there. So all students have given the answer, and the right answer is extensible markup language, and 24 students have gave it correctly. So okay, the leaderboard is Yash is on top. So okay, we will move to the next question. The second question is, Kotlin is developed by Google, JetBrains, Microsoft, and Adobe. Yes, all have given their answers, and still we have 10 seconds left. Okay, JetBrains is the right answer, and 9 students have given it rightly. And the scoreboard is now somewhat changed, and Yash is still on top. The third question is, which file extension is used for Kotlin? .java, .cot, .android, .kt, or .kts? If you carefully attended this session, you can easily answer it. Okay, so all have given their answers, and 15 students are right. We will move to next question. And again, the imposter is on top. Next question is, XML is complement to XHTML, HTML, XQuery, XPath. Okay. And the right answer is HTML, and the scoreboard is Yash on top. Okay, this is very interesting, and competition is really nice. Which of these files contain text values that you can use in your application? And the right answer is res/values/strings.xml. And 16 students have given it correctly. So the scoreboard is now, again, imposter is on top, and the quiz is getting more and more interesting. So next question is, in Android, a graphic that can be drawn to the screen is generally referred to as RES, drawable, style, and theme. And right answer was drawable. So the scoreboard is AK on top, Akshay on second, and Yash on third.
Okay, so next question is which attribute is must while adding one or more views in linear layout? Okay, most of have done with their answers. And the right answer was orientation. And the scoreboard is now okay. Yes is on top. And next question is scroll view may have only one direct child placed within it. It's true or false? Ten seconds are left, and I think 2 or 3 people have remaining. Okay, so 18 students given it correct. So we will move to the next question. Before that, the scoreboard is Yash on top, Kitar on second, and AK on third. Grid view is a view or view group. हेलो हेलो ऐश्वर्या मैम। Yes, yes, Pankaj. मैम कुछ देर पहले मेरा नेटवर्क चला गया था, मैंने ये नहीं देख पाया था कि आंसर किस तरह से सबमिट करना है, तो मैसेज कर रहा हूँ, वहां से आंसर सबमिट नहीं हो पा रहा है मेरा। Uh, I think we can't do anything now. ओके मैम। I'm sorry, Pankaj. कोई बात नहीं मैम, Okay, okay. थैंक यू मैम। So, okay, thank you. And the scoreboard is now Yash on top. Okay, so we will move to the next question, and it is our 10th question. How we can link Android view in Kotlin by using the ID attribute in resource XML file. Okay, only 2 seconds are left. And the right answer was find view by ID. I think this question was explained by Tejas while showing the app, and only 7 students given it correct. And the scoreboard for now is Yash on top, Imposter on second, and AK on third. And the next question will be like there is no grading for that question. It's just matter of time, and it is a little bit interesting question. So this will be our last question for this quiz. I think this question can change the results also. So the question is, did you enjoy the session? To its fullest, it was superb, great, and not that much. Okay, I think most of you have given your answers. Okay, 17 students like the session. 9 students says it was superb, 7 says great, and 2 students says that not that much. Okay, we will make it more interesting next time. And here we can see the podium. The Aman is on third, Yash on second rank, and Kitarp is on first position. And 2 runner-ups there, Chetan and Akshay, I guess. So
the winners, you have to send your screenshot and your names also to our Insta handle, so we can proceed further. And I think you all have enjoyed the session, and main congratulations all the winners as well as all the participants for participating in session as well as in quiz. And the important thing is, in chat box there will be link provided for certificate. You can fill that form and you will get the certificate. And again, congratulations all the winners as well as participants too. And now I would like Aman to propose the vote of thanks for this today's session. And if you have any doubts, you can type it in chat box also. Aman, you can continue. Thank you, Aishwarya. So before concluding the session with vote of thanks, I would like to inform you all once again that for obtaining the certificates for today's session, you'll have to fill a form whose link is provided in the chat box. So please do the needful. Aman, just a minute. Yes, Tejas, sure. Someone asked here a query ki revise third party one time again, Chetan Agrawal. So guys, I will explain it again. Just in a minute, okay? So be patient. Enter screen, allow. I hope you can see my screen. Yes, it's visible. Yes, Gradle स्क्रिप्ट में यहाँ पे build और Gradle मॉड्यूल में ये डिपेंडेंसीज के अंदर हमें जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो डिपेंडेंसी चाहिए वो हम इम्प्लीमेंट करते, ठीक है? तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने ये पेस्ट किया और सपोज हम इसको कंट्रोल एक्स कर दे, ठीक है? तो कुछ भी नहीं है, फिर भी जो हमने इस पे चेंज किया है वो अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे सिंक नाउ करना पड़ता है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने ऐसे किया तो उस टाइम वहाँ पे एक फ्लोटिंग बार दिखा रहा था कुछ तो कि ये डाउनलोड करो, तो गलती से मेरा वहाँ पे क्लिक चला गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है? तो ये पार्ट उस टाइम को एंड्रॉइड स्टूडियो को लग रहा था कि एक्चुअली में ये जो नई डिपेंडेंसी डाली है वो उसने एडॉप्ट कर ली है, इसलिए वो हमें यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है कि अनरिजॉल्व रेफरेंस, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंक नाउ कर देता हूँ। सपोज ऐसा फिर आपके साथ भी हुआ तो एक बार होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर ये जो एलिफेंट का सिंबल है ना, वहाँ पे यहाँ पे ले जाने के बाद आपको दिखेगा सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स। ये क्लिक करने के बाद वो एक और बार करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको जो ये एरर है चला जाएगा। तो इसके हिसाब से आप ये जो पिकासो वाला फंक्शन है picasso.load, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है? ये एंड्रॉइड में पहले से ही नहीं होता क्योंकि हमने पिकासो की लाइब्रेरी यूज किए, इसकी वजह से हम ये picasso.load ये यूज कर पा रहे। तो ये फंक्शन के हिसाब से, मतलब मेथड के हिसाब से हम सबसे पहले लोड में क्या लिखते हैं, जो एक यूआरएल चाहिए इमेज का वो, और उसके बाद वो कहाँ पे स्टोर करना है उसका एड्रेस, तो हम वो स्टोर कर रहे हैं इमेज व्यू में। तो इमेज व्यू का वेरिएबल हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है? और डायरेक्टली रन कर नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पे गूगल से इमेज ले रहे हैं, नहीं तो ऑनलाइन सोर्सेस थे। तो इसके लिए हमें अपने ऐप को इंटरनेट की परमिशन चाहिए, तो मैनिफेस्ट में जाके हमने यहाँ पे यूजर्स की परमिशन दे दी इंटरनेट की, ठीक है? तो ये होने के बाद हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है और थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी सिर्फ इसके लिए नहीं है, तो अगर आप देखोगे कि अपने ऐप में अगर आप कंसिडर करो कि अमेजोन पे, तो लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन ब्राउजर रहता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो वो वाला पार्ट भी आपको हमेशा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी एक अलग डिपेंडेंसी मिलती है, सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करने हैं और उसके जो फंक्शन होंगे आपको डायरेक्टली यूज़ करने मिलेंगे। तो सिमिलरली काइंड ये थर्ड पार्टी जनरेशन, मतलब थर्ड पार्टी और डिपेंडेंसीज ऐसे ही यूज़ होती। तो आई थिंक चेतन, आई होप मैंने आपको जो चाहिए उसका आंसर दे दिया है, रिवाइज इफ, हाँ ओके। और अमन यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू तेजस। एक और बार आपको याद दिला दूं कि प्राइज क्लेम करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा, और एक बात ये है कि जब आप सर्टिफिकेट्स शेयर करेंगे तो प्लीज हमारे इंस्टा और लिंक्डइन आईडीज पे लिंक कर देना या टैग कर देना, तो इट विल बी बेटर। सो
Respected members of the domain and our most valuable guests, it's my privilege to have been asked to propose the vote of thanks on the occasion of conclusion of these study jam sessions. I, on the behalf of AISSMS COE and the entire Developer Students Club and my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to our speaker for gracing your important work and sharing with us your findings and guiding us throughout the study jams. I would also like to thank all the attendees for having an active participation in these sessions and making this study jam a successful one. Thank you all. Goodbye. Y'all can now leave the meeting. Thank you.